सरिता के जेठ ने आज सरिता को उसके कमरे में एक लड़के के साथ देख लिया। उसके बाद क्या था कि उसने गेट को बाहर से लगा दिया और ताला लॉक कर दिया। फिर हल्ला मचाया। हल्ला मचाने के बाद मोहल्ला के सारे लोग जमा हो गए। उस गांव के मुखिया, सरपंच, जितने भी बड़े बड़े पदों पर लोग थे वो सारे जमा हो गए। सरिता को और उस लड़का को घर से बाहर निकाला गया और बहुत ही बेरहमी से पिटाई की गई उस लड़के की। जब लोगों को लगा कि ये मर जाएगा तो फिर उसको रस्से से बांधकर और पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस को बुलाया गया और उस लड़का के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस को सौंप दिया गया, जिससे कि पुलिस उसे थाने ले जाए और चोरी के जुर्मों से जेल हो जाए। पुलिस उस लड़का को थाने ले जाती है। थाने ले जाकर उस लड़का से जब बयान लेती है, उस लड़के का बयान सुन के पुलिस का माथा चकरा जाता है, क्योंकि उस लड़के का बयान सुनकर पुलिस को पता चलता है कि असली गुनाहगार तो कोई और है, असली गुनाहगार ये लड़का है ही नहीं। फिर सरिता को बुलाया जाता है थाने पर। क्या है पूरी घटना, क्या है पूरी कहानी, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक गांव है चिचौली। चिचौली की रहने वाली होती है सरिता। जब जवान हो ही रही थी तो उसे अपने ही गांव के एक लड़का मुन्ना से प्रेम हो जाता है। उस समय मुन्ना भी 15-16 वर्ष का रहा होगा। उस समय सरिता ठीक से प्रेम को समझ भी नहीं रही थी, न मुन्ना भी प्रेम को समझ पा रहा था कि प्रेम किस चीज का नाम है, प्यार किस चिड़िया का नाम है। लेकिन ये एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। असल में हुआ ये था कि सरिता और मुन्ना एक ही मालिक के यहाँ खेत में काम किया करते थे, मजदूरी किया करते थे। तो दोनों साथ में ही जाया करते थे खेत में। बचपन से ही दोनों साथ में जाया करते थे, तो जिसके कारण बचपन से होते होते अब जवानी तक पहुंच गए थे। शुरू में भी कोई घर वालों को आपत्ति नहीं थी, चूंकि बचपन से साथ थे इसलिए अब भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये जो बचपन से साथ में साथी पना था कब प्रेम में बदल गया पता नहीं चला। दोनों का चक्कर चल गया और ये चक्कर जो था लगाव में बदल गया। दोनों को प्रेम हो गया। अब दोनों एक दूसरे के बिना रहने में इन लोगों को तकलीफ होने लगी। जिस दिन सरिता मुन्ना को नहीं देखती तो सरिता को अजीब लगने लगता, मन नहीं लगता। और अगर मुन्ना नहीं देखता सरिता को तो मुन्ना को भी अजीब लगता, उसका मन नहीं लगता। उसे ये नहीं पता था कि इसे ही प्रेम कहते हैं, इसे ही प्यार कहते हैं, लेकिन उसे कुछ कुछ होने तो लगा था दोनों को यह भी लगता था कि एक दूसरे के बिना हमारा जी पाना मुश्किल है। अब दोनों के मन में एक चिंता बैठ गई, एक डर बैठ गया, क्योंकि उनको पता था कि कुछ दिन में हम लोगों की जो उम्र है अब शादी की हो गई है, कुछ दिन में मेरी शादी हो जाएगी या फिर इसकी शादी हो जाएगी। और चूंकि ये दोनों एक ही गांव के हैं तो घर वाले तो इन दोनों के आपस में शादी के लिए राजी नहीं ही होंगे। ये सब वो डर था, वो चिंता थी जो हमेशा दोनों के मन में बनी रहती थी। फिर इन दोनों ने सोचा कि चलो जब तक काम चल रहा है चलाते हैं, जब लगेगा कि हमारी शादी या फिर तुम्हारी शादी, किसी की शादी की चर्चा अगर घर में चलेगी कहीं और की, तो हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। ये दोनों विचार कर लेते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं। इन लोगों को लग रहा था कि टेंशन खत्म हो गया, लेकिन टेंशन अभी खत्म हुआ नहीं था। टेंशन की तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि ये दोनों जो मिलते थे, इन दोनों के बीच जो प्यार था, दोस्ती थी, लगाव था, गांव के लोगों में धीरे धीरे ये बात पता चल गई थी। लोग एक दूसरे से बात करने लगे थे। अब ये सब बातें वो होती है कि अगर एक कान में पहुंच गया तो फिर ये आग की तरह फैलती है। अगर ये बात किसी एक आदमी ने किसी को कह दिया तो अब उसको पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे इलाके में फैलने में समय नहीं लगता। ये सब बातें उस तरीके की होती है। तो बस मुन्ना और सरिता के बीच की जो कहानी थी ये भी एकदम आग की तरफ फैल गई पूरे इलाके में। अब लोग मुन्ना को चिढ़ाते सरिता का नाम लेकर, सरिता को चिढ़ाते मुन्ना का नाम लेकर। ये सब बात सुन के सरिता के जो माता पिता थे इनको गुस्सा भी चढ़ता, तकलीफ भी होती। अब किसी ने सरिता के माता पिता को सुझाव दिया कि देखो, मुन्ना और सरिता के बीच में जो लगाव है, इस दोनों के बीच में कुछ गलत हो, इससे अच्छा है कि दोनों को समय रहते अलग कर दिया जाए, समय रहते तुम सरिता की शादी कर दो। ये बात सरिता के माता पिता को जच जाती है और वो सरिता के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब ये बात जब सरिता को पता चलती है तो सरिता भागने का प्लान करने लगती है।
लेकिन ये जो भागने का प्लान करती है, ये बात सरिता के माता पिता को पता चल जाती है। सरिता के माता पिता सरिता को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो, अगर तू भाग गई उसके साथ तो तू तो भाग जाएगी, लेकिन तेरे बाद इस घर में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जहर खा के मर जाएंगे। अगर तुम चाहती है कि हम लोग मर जाएं तो तुम भाग जाओ उस लड़के के साथ। अगर तुम चाहती है कि हम लोग जिंदा रहें, हम लोग जैसा कह रहे हैं वैसा करो। अब सरिता के पास कोई चारा नहीं होता है। वो अपने घर वाले से कहती है कि मैं एक बार मुन्ना से मिलना चाहती हूँ। मुन्ना को बुलाया जाता है, मिलते हैं और मुन्ना को सरिता कहती है कि देखो, ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम लोग नहीं मिल पाएंगे। अपनी मजबूरी बताती है। मुन्ना को बहुत दुख होता है। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोते हैं, क्योंकि इतने दिन का जो दोस्ताना था, इतने दिनों का जो प्रेम था, आज टूट रहा था। अब सरिता अपने घर वालों के बात पर राजी हो जाती है कि आप लोगों की अब जहां मर्जी हो शादी कर देना। अब इधर सरिता के लिए लड़का तो ढूंढा जाता है, लड़का पसंद भी आता है, लेकिन जब लड़का वाला सरिता के बारे में पता लगाता है, उसे पता चलता है कि सरिता का अफेयर गांव के ही एक लड़के के साथ था, तो वो रिश्ता टूट जाता है। इस तरीके से कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं। इस बात को लेकर सरिता के माता पिता परेशान हो जाते हैं। इधर सरिता के गांव चिचौली से कुछ दूरी पर एक गांव होता है। वहां पर एक लड़का मंदबुद्धि का होता है और उस मंदबुद्धि के होने के कारण उसकी शादी नहीं होती है। अब कोई सुझाव देता है सरिता के माता पिता को कि उस लड़के से शादी करो। ये लोग वहां जाते हैं, लड़के को देखते हैं। इन लोगों को अच्छे से पता होता है कि वो लड़का जो है मंदबुद्धि का है। सरिता और उस लड़के की शादी की जाती है। शादी के बाद जब सरिता अपने ससुराल जाती है तो सुहाग रात के दिन ही उसे पता चलता है कि जो लड़का है मंदबुद्धि का है। सरिता से बात छुपाई गई थी कि लड़का मंदबुद्धि का है, वो तो सुहाग रात वाले दिन उसे पता चला कि लड़का मंदबुद्धि का है। और उसी दिन उसे यह भी पता चला कि लड़का नपुंसक है। ये बात जानने के बाद सरिता के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा कि मानो मेरी दुनिया ही लुट गई। वो अपने प्यार को ठोकर मार के अपने घर वालों के बात पर यहाँ आई थी, और जब यहाँ आई तो ये समस्या कोई औरत, कोई लड़की कैसे सह सकती है। कल होकर वो अपने मायके कॉल करती है और बताती है सारी समस्या। पहले तो अपने घर वालों से बहुत ही नाराज होती है, गुस्सा करती है, कहती है कि मुझे आप लोगों के बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, जबकि लड़का मंदबुद्धि का है। और दूसरी बात कहती है कि लड़का नपुंसक है। अब सरिता के माता पिता को लगता है कि शायद ये वहां से भाग जाना चाहती है, ये मुन्ना को याद करती रहती है, मुन्ना के कारण हो सकता है कि ये उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो, तो इसीलिए इस बात पर वो लोग ध्यान नहीं देते। सरिता यह भी कहती है कि आप लोग मुझे यहाँ से विदा करा के ले जाओ। अब सरिता के माता पिता को ये डर होता है कि कहीं मैं इसको विदा करा के ले आया तो हो सकता है कि ये फिर मुन्ना के साथ भाग जाए। सरिता के माता पिता सरिता को ससुराल से लाते नहीं हैं। सरिता अपने ससुराल में बहुत ही परेशान रहने लगती है। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है। फिर उसे लगता है कि अब तो इस सारे समस्याओं का एक ही समाधान है, और वो अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचने लगती है। और ये विचार करके वो जहर खा लेती है। जहर खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती है। उसके सास ससुर उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज होती है, इलाज के बाद फिर वो बच जाती है। सरिता की उम्र अभी मुश्किल से 16-17 साल हुई थी। किसी भी लड़की के लिए ये बातें वो चीज है जो झेल नहीं सकती। 16 साल 17 साल, अभी वो तो ठीक से जवान भी नहीं हुई थी, उसके सामने पूरी जिंदगी बची हुई थी, और उसका पति नपुंसक हो, पति मंदबुद्धि हो, कैसे उसका जीवन कटेगा। ये वो बातें थी जो सरिता को परेशान करती थी और सरिता को वो सब करने पर मजबूर करती थी। सरिता बच तो जाती है, लेकिन सरिता के जो सास ससुर होते हैं उनको चिंता होती है कि सरिता ने ऐसा क्यों किया। वो बहुत पूछते हैं, लेकिन सरिता कुछ नहीं बताती है। सास ससुर को फिर डर होता है कि कहीं आज ऐसा इसने किया, कल फिर से अगर ये कुछ करे, अगर ये मर गई तो हम लोग फंस जाएंगे। तो वो अपने जो गांव का मुखिया होता है उसको बुलाती है और कहती है कि देखिए, मेरी पुतोह ने ऐसा ऐसा किया है, आप इसको समझाइए और इससे कारण पूछिए कि इसने ऐसा क्यों किया। मुखिया उससे पूछता है तो वो कुछ नहीं बताती है।
मुखिया जब प्रेशर दे के पूछता है, कई बार पूछता है, तो वो औरत कहती है कि ये मैं अकेले में बताऊंगी। मुखिया उससे अकेले में पूछता है तो बताती है अपनी सारी बात। बताती है कि जिससे मेरी शादी हुई है वो तो मंद बुद्धि का है ही, साथ ही नपुंसक है। आप बताओ कि मैं कैसे अपने जीवन गुजारूंगी। मुखिया उसको सांत्वना देता है, समझाता है, कहता है कि पागल हो, सारे समस्याओं का कोई ना कोई हल होता है। मुखिया को सरिता पे लोभ जग जाता है, क्योंकि सरिता गोरी चिट्टी पतली छरहरी सुंदर लड़की थी। अब ये मन ही मन प्लानिंग करने लगता है कि इसको पाया कैसे जाए। अब इसके लिए वो हथियार बनाता है सरिता के सास और ससुर को। चूंकि सरिता के सास और ससुर भी भोले किस्म के इंसान थे, तो उसको डराता है, तुम्हारी बहू ने जो जहर खाया है, अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो तेरी बहू तो जेल जाएगी ही, तुम लोग भी जेल जाओगे। सरिता के जो सास ससुर होते हैं वो बहुत ज्यादा पुलिस के नाम से घबरा जाते हैं। वो उपाय पूछते हैं। वो मुखिया होता है, सो कहता है कि तुम इसे मेरे बंगले पर लेकर आओ, वहां पर मैं इसको ठीक से समझाऊंगा, इससे अपने कागज पे साइन करवाऊंगा, दस्तखत करवाऊंगा, जिससे कि आगे ऐसा अगर कुछ होता है तो तुम लोग ना फंसो। यह कहकर मुखिया चला जाता है। फिर सरिता के जो सास ससुर होते हैं सरिता को लेकर मुखिया के बंगले पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सरिता को मुखिया अंदर कमरे में बुलाता है, अंदर लेके जाता है और उसे समझाता है। पहले तो उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि वो दिल जीत ना पाएगा, फिर वो सरिता के साथ जबरदस्ती करना शुरू करता है। सरिता विरोध करती है, वो सरिता को डराता है, धमकाता है। वो चाहकर भी उससे अपना जान नहीं छुड़ा पाती और वो मुखिया उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। अब जब भी मुखिया के मन में इस तरीके की बात आती, इच्छा जगती, वो कोई ना कोई बहाना करके सरिता के सास ससुर को डराते और सरिता के सास ससुर अपने बहू को लेकर मुखिया के बंगले पर चले जाते। अब उसके सास ससुर को यह नहीं पता था कि वहां पे क्या होता है, और सरिता का तो मानो जैसे कि उसकी बुद्धि का ही हरण हो चुका था। विरोध तो करती है, लेकिन वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने मन की बात किसी और को बता सके, उसके साथ क्या घट रही है किसी को बता सके। क्योंकि वो जब अपनी बात अपने माता पिता को कहती है तो उसके अपने माता पिता ही उसके बात नहीं मानते, तो फिर दूसरा कौन क्या उसकी बात को मानेगा। इसीलिए वो अपने मन की बात को अपने ही अंदर समेट लेती है, खुद लड़ती है। उसके साथ जब भी मुखिया करता है वो सब, तो वो उसका विरोध करती है, लेकिन वो किसी से बताती नहीं है। अब ये जो बात थी जो मुखिया उसके साथ करता था, ये बात गांव के ही 2-3 लोगों को और पता चल गई, जिसमें उस गांव के एक सरपंच थे और गांव के एक और गणमान्य लोग थे। 3-4 लोगों को पता चलती है और 3-4 लोग मिलकर सरिता का शोषण शुरू कर देते हैं, शारीरिक शोषण शुरू कर देते हैं। अब तो इन लोगों का हिम्मत इतना बढ़ चुका होता है कि जब मर्जी होता है किसी न किसी बहाने सरिता के घर में घुस जाते हैं। सरिता अपने आप को कितना भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो नाकाम होती है, कभी भी अपने आप को बचा नहीं पाती। इसी तरीके से 4-5 महीने बीत जाते। 4-5 महीने के बाद सरिता के माँ बाप सरिता को मायके ले जाते हैं। जितना दिन सरिता ससुराल में रही, हर दिन वो मुन्ना के बारे में सोचती रही। वो यही सोचती रही कि अगर मैं मुन्ना के बात पर भरोसा करती तो आज मेरी ये दुर्गति न होती। हर बार अपने माता पिता को मन ही मन कोसती रहती कि उन लोगों ने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ अन्याय किया। वो जब ससुराल में ही थी तो वो प्लान बना चुकी थी कि अगर मैं नैहर जाऊंगी, अपने मायके जाऊंगी, तो मुन्ना से जरूर मिलूंगी। मायके जाती है और मुन्ना से मिलती है। मुन्ना को अपनी सारी बात बताती है, अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी तकलीफ बताती है। ये सब बात सुन के मुन्ना जो है अंदर से बहुत ही दुखी होता है। मुन्ना को अपनी सारी बातें बता देती है, कोई बात नहीं छुपाती। उसे पता होता है कि अगर मुझे इस दलदल से कोई निकाल सकता है तो वो एक ही लड़का है, वो है मुन्ना। फिर मुन्ना उससे पूछता है कि जब वो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे तो तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया। सरिता ने कहा कि बहुत रोकी, लेकिन वो लोग माने कहाँ। मुन्ना ने कहा अपने सास ससुर को बताती। तो सरिता ने कहा मेरे मम्मी पापा ने जब मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो मेरे सास ससुर क्या भरोसा करते। फिर मुन्ना ने कहा कि अगर किसी ने नहीं किया तो तेरे पास तो 2 हाथ 2 पैर है, दांत है। जब वो लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो झापट चला देती, लात मारती, दांती काट लेती। तो सरिता ने कहा
कि मैं ये सब करके देख चुकी हूँ और हर बार मैं ये करती हूँ, लेकिन उन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुन्ना उसे आश्वासन देता है कि कोई बात नहीं, तुम इस बार ससुराल जाओ, मैं अपनी थोड़ी सी व्यवस्था देखता हूँ और उसके बाद हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। साथ ही ये सिखाता है कि अब अगर अगले बार तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करें तो तुम उसे बताना कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अगर तुम ऐसा बोलोगी तो वो लोग हो सकता है डर जाएंगे। सरिता ससुराल आ जाती है। जो ही ससुराल आती है तो वो जो गांव के 3-4 लोग होते हैं, उसके ससुराल के 3-4 लोग, मुखिया, सरपंच और भी लोग, तो वो लोग तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब सरिता वापस आए, कब सरिता वापस आए। वो लोग आ धमकते हैं, लेकिन इस बार सरिता पूरे हिम्मत के साथ उसका विरोध करती है और कहती है कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो ये बात मैं कंप्लेन लेके पुलिस में पहुंच जाऊंगी। पुलिस का नाम सुनते ही धीरे धीरे ये सारे लोग अपना कदम पीछे कर लेते हैं, चले जाते हैं। अब सरिता फोन के माध्यम से मुन्ना से रेगुलर बात करती रहती है और ये बात इन तीनों चारों को पता चल जाती है। अब उनको लगता है कि सरिता को बस करने का कोई और रास्ता है नहीं, तो वो क्या करता है कि सरिता का जो जेठ होता है उसको भड़काता है। कहता है कि क्या तेरे घर की कोई इज्जत है या नहीं है। ये सिर्फ तेरे घर की इज्जत की बात नहीं है, ये इस पंचायत की इज्जत की बात है, इस गांव की इज्जत की बात है। तेरी बहू होकर, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी होकर वो फोन पर किसी और लड़के से बात करती है, इससे समाज में क्या शिक्षा जाएगा, समाज में क्या मैसेज जाएगा। जब गांव की दूसरी औरत, दूसरी लड़की ये बात सुनेगी तो क्या वो नहीं बिगड़ जाएगी। इसलिए संभालो उसको। अब जो सरिता का जेठ होता है वो तैश में आ जाता है और वो सरिता पर नजर रखना शुरू कर देता है। फिर वो रात आती है जिस दिन सरिता और मुन्ना भागने का प्लान बना चुके होते हैं। आज वो दोनों भाग के शादी करने वाले होते हैं, सदा के लिए वहां से अलग जाने वाले होते हैं। सरिता जो अपने साथ जो गहना लेके आई थी मायके से, वो सब इकट्ठा करती है। कुछ सामान जो जरूरी, जो उसके लिए और जो उसका था, वो इकट्ठा करती है और उसको हेल्प करने मुन्ना चोरी छुपके सरिता के घर में चला जाता है और सहयोग करने लगता है। चूंकि जेठ पहले से ही निगरानी में था कई दिनों से, वो जब देखता है कि इसके कमरे में एक लड़का है, वो बाहर से कुंडी लगा देता है और ताला मार देता है। उसके बाद वो हल्ला मचाता है। मुखिया को, सरपंच को, पूरे गांव को इकट्ठा किया जाता है। गांव वाले सारे मिलके सरिता और उसका जो प्रेमी होता है मुन्ना, दोनों को बाहर निकाल के बहुत ही पिटाई करते हैं। इतनी पिटाई करते हैं कि मुन्ना मरते मरते बचता है। सरिता की भी थोड़ी मोरी पिटाई की जाती है। उसके बाद वो जो मुखिया और वो जो 3-4 का ग्रुप था, वो पुलिस को कॉल करके बुलवाती है और सरिता के सास जेठ के माध्यम से उस पर चोरी का इल्जाम लगवा के उसको पुलिस के हवाले कर दी जाती है। पुलिस भी उसको पीटते हुए थाने पर ले जाती है। थाने पर ले जाकर फिर जब मुन्ना से बयान लेती है और फिर मुन्ना जो बयान देता है, ये सुन के पुलिस का माथा चकरा जाता है। मुन्ना पुलिस को वो सारी बातें बताती है जो सरिता के साथ घटी। उसके साथ किस किस ने दुर्व्यवहार किया, किस किस ने उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, वो सारी बातें वो बताता है। वो यह भी बताता है कि क्यों वो उसके घर में गया था। ये बात सुन के पुलिस तो सन्न रह जाती है। और इधर गांव में मुखिया, गांव के सारे लोग मिलके सरिता को समझा रहे थे कि तुम इस गांव की बहू हो, इस तरीके का कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। थाने से मुखिया को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि गांव के और भी जितने गणमान्य लोग हैं उनके साथ सरिता का जो सास है, ससुर है, जेठ है, वो सबको लेके थाने पर आए। वो सारे लोग वहां पहुंचते हैं। उधर से सरिता के माता पिता को भी पुलिस बुलाती है। इधर जो ये मुखिया और 4-5 लोग थे, इन लोगों को तो उम्मीद भी नहीं थी हम लोगों ने जो सरिता के साथ किया है ये बात भी खुलेगी वहां पर, ये तो उम्मीद ही नहीं थी। तो ये लोग तो बड़े शान से थाना पर पहुंचे। जब थाना पर पहुंचे फिर पुलिस सरिता से पूछती है वो सारी बात जो मुन्ना बताता है। फिर सरिता अपने साथ घटी हुई हर घटना को बताती है, अपने साथ हुए हर एक कांड को बताती है। वो ज्यों ज्यों कांड बताती जाती है, इधर मुखिया और वो जो 3-4 लोग थे उन लोगों का गला त्यों त्यों सूखता चला जाता है। वो जो 4-5 लोग थे जिन्होंने सरिता के साथ अन्याय किया था, उनको पुलिस गिरफ्तार करती है
और जेल भेज देती है। इधर सरिता के सास ससुर को और सरिता के माता पिता को दोनों को फटकार लगाई जाती है। साथ ही सरिता को उसके ससुराल से छुटकारा दिलाया जाता है। पुलिस उसके सास ससुर को समझाती है कि जब आपको पता था कि आपका बेटा शादी के लायक नहीं है तो फिर आपने शादी क्यों करी अपने बेटे की, क्यों किसी के लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। इधर सरिता के माता पिता को भी डांटा कि जब आपको पता था कि वो लड़का इस तरीके का है, मंद बुद्धि का है, तो फिर क्यों किया अपने लड़की की शादी वहां। साथ ही दोनों को ये हिदायत दी कि आज के बाद अगर सरिता के साथ कोई भी जबरदस्ती करेगा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और मुन्ना को थाने से ही छोड़ दिया जाता है, सरिता को छोड़ दिया जाता है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि आप लोगों की जब उम्र शादी की हो जाए तो आप लोग शादी कर सकते हैं। सरिता और मुन्ना अपने गांव वापस आ जाते हैं और जब उन लोगों की उम्र शादी की हो जाती है तो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में अपने नाम के साथ अपने जगह का भी नाम लिखें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं।